नमस्कार दोस्तों। आज 8 सितंबर है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप बी का पहला पेपर आयोजित हुआ और इस पेपर के अंदर थोड़ी सी कठिनता का जो स्तर था मुझे थोड़ा सा पहले पेपर की तुलना में अधिक लगा। बाकी इस बार सबसे खूबसूरत बात ये आरपीएससी की ए ग्रुप और बी ग्रुप के लेवल में बहुत अधिक चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होता है बट बहुत अधिक चेंज नहीं है। मैंने करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स सर्वे यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाया था। अभी भी वहाँ क्लासेस पढ़ी है, आप देख सकते हो। उसकी सारी पीपीटी पीडीएफ वगैरह मेरे नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर शेयर है और वहाँ से कुल 10 और 5 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। 10 करंट अफेयर के और 5 प्रश्न जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के। उनमें से 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें तो ए ग्रुप में भी लगभग 12 प्रश्न आए थे, सर्वे के पूरे आए थे। करंट में शायद 2-1 बार थे और इसमें भी यही स्थिति बनी है। सर्वे के पूरे हैं, एक प्रश्न थोड़ा व्यापार का बाहर है और एक दो सवाल मेरे हिसाब से करंट से बाहर है। बाकी 12-13 का 11-12-13 का एवरेज बन रहा है और बहुत अधिक क्लासेस नहीं है। वो अभ्यास की कक्षाओं को छोड़ दें तो 20 कक्षाएं हैं, 4 अभ्यास की क्लासेज है, वो उसी का कंटेंट है। 20 कक्षाओं में 12 सवाल आना बहुत बड़ी बात है। आपकी रिक्वेस्ट करी थी आपने और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको पढ़ाया था। आज का पेपर भी ऐसा ही है। अगर इसी पेपर में मुझे लगता है कि 55-60 तक का स्कोर अच्छा एवरेज स्कोर है, सेकंड पेपर पे ध्यान दिया होगा आपने तो दिक्कत नहीं आई होगी। बट आजकल सीट कम देखते हुए आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। मेरा ये मानना है कि अगर पेपर अच्छा हुआ हो या ख़राब हुआ हो, हमें आगे की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। बट हाँ, पेपर का पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए आपको कि आपकी गलतियाँ कहाँ रही, कैसे रही और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पे बढ़िया से डिस्कशन करके निष्कर्ष निकाल के आपका कंटेंट पर्याप्त है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद आगे की तैयारी पे काम करना चाहिए। 2-4 दिन बाद ही आप लग जाना चाहिए। मैं बिना कोई समय खराब किए हुए बात शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न था कि प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस जिसे हम कहते हैं, जो पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ा योगदान था और इन्हीं के जन्म दिवस को भारत सरकार ने 29 जून को इन्होंने भारत का सांख्यिकी दिवस बनाने का निर्णय लिया। आज से नहीं है, लगभग काफ़ी वर्ष हो गए। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम कंपटीशन के दौर में थे तब पहली बार इसको मनाया गया था। तो चल ही रहा है, 2007-8 से चल रहा है, ये 19वां हो गया इस बार। तो उसको कहाँ पे और कब मनाया गया, तो इसको 29 जून ही सीधा ऑप्शन था, ज़्यादा कुछ माथापौड़ी थी नहीं। तो इसका उत्तर ये है। हालांकि हमने जून जुलाई के करंट अफेयर में इसको पढ़ा भी था। हाँ, ये है कि हमने 29 जून ज़रूर पढ़ा परंतु राज्य स्तरीय सम्मेलन का स्थान हमने नहीं लिखा। खैर, 29 जून के बाद प्रश्न बैठ जाता है। दिक्कत कहाँ होती है, अगर 29 जून और फिर अगर 29 जून हो जाती ना तो दिक्कत कर सकता था, फिर हमारे कंटेंट से ये प्रश्न बाहर चला जाता। मतलब सामान्य सी चीज़ें भी आरपीएससी जो है वो बड़ी करके पूछी जा रही है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल है कि जो पुष्कर के अंदर ऊंट दौड़ चैंपियनशिप हुई थी उस पर प्रश्न किया है। ये प्रश्न हमने जुलाई 2025 के करंट अफेयर में पढ़ा था और यह पहला संस्करण था जो 6 जुलाई 2025 को पुष्कर के मैदान में आयोजित हुआ था। कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन एवं राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित किया गया था। प्रश्न क्या बना है, कथन दिए हैं 2, कौन से सही है ये पूछा है और राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ऊंट चैंपियनशिप 25 का प्रथम संस्करण जुलाई 25 में आयोजित हुआ। ये बात ठीक है। हमने 6 जुलाई भी साथ में लिखा, क्या पता आरपीएससी 6 जुलाई और 7 जुलाई कर दे यहाँ पे। अब यह आयोजन कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़, ये बिल्कुल भाषा भी इन्होंने चेंज नहीं करी है। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके एग्जैक्टली सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। हमने इसको जुलाई में पढ़ा था और ये हमने पढ़ा है जून जुलाई वाली करंट अफेयर में। आप देखो कि मोस्टली प्रश्न जो है वो पिछले 5-6 महीने के बन रहे हैं। एक आधा प्रश्न, जैसे इस बार एक प्रश्न ऐसा था जो मार्च 2024 का था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक सवाल के लिए हम पीछे का 1-1.5 साल का पूरा पढ़े। ऐसे सवालों को छोड़ने में फ़ायदा है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका लास्ट 6 महीने का बढ़िया तैयार कर लो और
पीछे के 6 महीने का थोड़ा थोड़ा सरसरी तौर पे देखते रहो, तो 1 साल का अगर करंट तैयार होता है तो आपका प्रश्न फिर गलत होने के चांसेस नहीं होते। कुछ समय पहले मैंने ये सुना था और देखा भी था कि बच्चे कह रहे थे करंट पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। देखो, करंट अफेयर अखबार, सूरजस, इन चीज़ों से बाहर नहीं जाता है। अब आप भले ही 1000 पेज का कंटेंट पढ़ो या अपने ये 24 क्लास हैं, 20 क्लास हैं जो भी करंट और समीक्षा की, इसको पढ़ के अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो 50-55 पेज के नोट्स होंगे। अब देखो, उसमें से भी आपको 15 में से 11, 12, 13, मतलब 12-13 तो सभी में मिल ही रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे 500 पेज पढ़ने की ज़रूरत कहीं रहती नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस पोर्शन को कितना टाइम लेना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर दोनों सही कथन है और ये जुलाई में हमने पढ़ा था। ये प्रश्न थोड़ा सा आउटडेटेड था, ये 2024 का प्रश्न है। तो हमने तो चूंकि जनवरी 25 में करंट अफेयर शुरू किया था, अगर मैं ये करंट अफेयर जनवरी 24 से पढ़ा रहा होता तो ये प्रश्न मेरे कंटेंट में भी आ जाता। तो अपने कंटेंट में इसलिए बाहर गया है क्योंकि हमने शुरुआत ही जनवरी 25 से करी है। मैंने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ाया है, इस वजह से ये प्रश्न अपना कंटेंट से बाहर है। लेकिन प्रश्न क्या है कि राम आश्रय वार्ड के बारे में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो ये बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये योजना लाइए कि जो भी 60 वर्ष प्लस के जो वृद्ध है उनकी हॉस्पिटल के अंदर आपके 10 बेड आरक्षित किए गए, 5 महिलाओं के लिए, 5 पुरुषों के लिए, और वहाँ पे जिला अस्पतालों के अंदर उनको सम्मानजनक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि जनरली वृद्ध लोगों के साथ में थोड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ भीड़ वगैरह बहुत होती है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए है और 5-5 बेड आरक्षित रखे गए हैं, तो कथन इसमें दोनों ही सही है। तो कहने का मतलब है कि ये 24 का प्रश्न है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले 2 साल का करंट पढ़ो, ज़्यादा माथाबोड़ी नहीं करनी। एक ही प्रश्न है पिछले दोनों ग्रुप का जो इतना पीछे चला गया, बाकी नहीं पूछते अक्सर। अब ये प्रश्न है जुलाई 2025 का, ठीक है। अभी जितने हमने देखे उसमें से मोस्टली जून जुलाई के आ रहे हैं। तो अब देखो, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हमने ये पढ़ा था कि बीकानेर जिले के अंदर जैमलसर में देश का पहला राजकीय बालिका कन्या विद्यालय खोला गया, जो पूज्य रामी देवी राम नारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय रखा गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? रामी देवी राम नारायण राठी, डी इसका उत्तर होगा। और 11 जुलाई 2025 को इसका शुरुआत की गई और बाकी सारी बातें हमने जुलाई 2025 की किताब में क्लासेस में पढ़ा भी था। तो इसका डी आंसर बैठेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के, देखो अब ये जून का प्रश्न है। 24 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा शुरू किया गया। तो कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? तो ये जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की योजना है, अंत्योदय का मतलब यही होता है। और मैंने कहा था कि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, उसकी जागरूकता करवाने के लिए शिविर लगाए गए थे। बहुत अच्छे से पढ़ाया इसमें, विशेष शिविर वगैरह ये सारे के सारे। तो इसमें देखो ऑप्शन से उत्तर हो जाता है कि कर्मचारियों के मामलों के निस्तारण का कोई मैटर नहीं है, बाकी जनता के लिए पशु, जल, मृदा स्वास्थ्य, खान पान, किसान, सब चीजें आ जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे जून 2025 में, अभी देखो ये भी जून का है, हमने जून जुलाई में पढ़ा है इसको। सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा शहरों में, कौन से शहर में पहली बाइक और रेंट सेवा को अप राइड शुरू किया गया? तो हमने ये पढ़ा भी था कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग ने सहकार से समृद्धि के ध्येय पर चलते हुए पर्यटन में सहयोग हेतु उदयपुर के अंदर बाइक ऑन रेंट सेवा, को अप राइड सेवा की शुरुआत की। जून जुलाई में पढ़ा था, तो इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर होगा। और हम जाएंगे बी के साथ, ठीक है। ये जून जुलाई का प्रश्न था। ये प्रश्न हमने अपने कंटेंट से बाहर गया है। ये एक ही प्रश्न मैं मानता हूँ जो बाहर है, क्योंकि उसके ऊपर तो हम जून 24 का तो कोई मैटर ही नहीं था, हमने पढ़ा भी नहीं उसको। जून 2025 में जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी बिठाई थी जो एसबीसी के ऊपर चर्चा करेगी। ये कमेटी जो है आपके जून 25 में बैठी। एक प्रश्न भी आपके यूँ समझ लीजिए कि जून का प्रश्न है ये भी।
1 जुलाई से 10 जुलाई 2025, अब ये जुलाई का प्रश्न है। अब आगे की जो ग्रुप है उनको मैं यही कहूंगा कि जून जुलाई का ही पेपर आ रहा है, 2 कक्षाएं को ठीक से देख के गया है तो भी बढ़िया हो जाएगा। तक देहरादून में आयोजित, हमने भी लिखा है ये पूरा का पूरा, में सुखमन सिंह किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता, दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो पिस्टल का ऑप्शन भी इसमें 10 मीटर वाली में एक ही है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। और ये भी जुलाई का प्रश्न है। राजस्थान की शाह नूर अली की हाल ही की उपलब्धि, और ये भी देखो जुलाई के अंदर प्रश्न आया हुआ है। विचार कीजिए, अब आपने जुलाई की किसी ने क्लास देखी है तो आप सोचो 6-7 सवाल यहीं से निकल गए डायरेक्ट ही। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब आगे की परीक्षाएं अगस्त वगैरह की क्लास भी देख लेना आप, बढ़िया, नहीं तो फिर कहोगे कि सर पता नहीं, हमें पता नहीं चला, हमने क्लास को ढंग से नहीं देखा, हम मार्केट की बातों में आ गए, मार्केट ने कहा था पता नहीं कहाँ से सवाल आते हैं, ये वो फालतू की बात है सारी। सवाल सही जगह से आते हैं, बस वो जगह पहचानने की आवश्यकता है। शाहनूर अली के बारे में हमने लिखा था कि मिनी जूनियर अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता नासिक में 5-7 जुलाई 2025 को आयोजित हुई। क्या लिखा है, यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई। तो ये कथन सही हो गया है। दूसरा, अंडर 12 मिनी जूनियर है, मिनी जूनियर अंडर 12 भी है, वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो लिखा भी है, इस प्रतियोगिता में अलवर की शाहनूर ने सेबर खेल में केरल की सरली सागर को 10-7 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। मतलब दोनों कथन सही है और हमें सही ही पहचानने हैं। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ए। हाँ, ये प्रश्न है, कबड्डी लीग अभी चल रही है, उस पे है, ये हमने नहीं पढ़ा। 12 में मैंने इसको सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि एक बार ये पूरी प्रतियोगिता हो जाएगी, उसके बाद इसको अपन अपने अगली क्लास में शामिल करेंगे। लेकिन आरपीएससी ने इसको पहले ही पूछ लिया कि राजस्थान के 10 खिलाड़ी थे, इसमें 10 नहीं थे बल्कि कितने हैं, राजस्थान के 8 खिलाड़ी है। और जयपुर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 नहीं है सचिन को शायद 1.58 करोड़ रुपए है। राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, ये बात ठीक है, लेकिन 1.38 ठीक नहीं है। मतलब कथन दूसरा भी गलत है, कथन पहला भी गलत है, और हमें सही पहचानना है। तो न तो एक सही है, न ही 2 सही है। भारत सरकार की प्रतिबूंद, अब ये प्रश्न आ गया है आर्थिक समीक्षा का। समीक्षा के अंदर ये प्रश्न है, प्रतिबूंद अधिक फसल, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके पढ़ाया था, ये कृषि व संबंध क्षेत्र की पहली क्लास के अंदर ही पढ़ा दिया था। तो क्या लिखा है कि यह सही पहचानना हमें, यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। इसमें भी क्या लिखा है, देखो, वित्तीय वर्ष सरकार जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में इस पहल को लागू कर रही है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए लागत का 50% गवर्नमेंट है वो वित्तीय सहायता देगी। अब आप देखिए, लघु सिंचाई की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% लागत का वित्तीय सहायता दी जाएगी और अन्य किसानों को 45% दी जाएगी। इन्होंने कितना लिखा है, 50 सही नहीं है, इसकी जगह पे 45% होगा। इसका मतलब कथन बी गलत है और कथन ए सही है। इसका उत्तर होगा केवल ए, सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली बैठेगा। केवल ए सही है, बी इसमें एग्जैक्टली गलत है। ये समीक्षा की हूबहू भाषा इन्होंने यहाँ पे दी है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई सही स्रोतों से होनी भी ज़रूरी होती है। अब इसके लिए आप 200 पेज पढ़ लोगे तब भी अगर आपकी भाषा यहाँ से ठीक नहीं, देखो एज इट इज़ प्रश्न आ जाता है यहाँ से, तो इसलिए कहते हैं कि सही जगह से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, भारतीय कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है जूट का ऑप्शन, कि भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है। ये स्पष्ट कथन पढ़िए कि भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है। मैंने स्टार करके आपको लाल पेन चलाई थी, मैंने कहा जहां लाल चलाऊं वो बिंदु लिख लेना आप। जूट का एक प्रमुख उत्पादक है। कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहला कथन है, यही बात इसमें लिखी है कि कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है। तो ये कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा है कपड़ा, भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसका मतलब क्या होगा, तीसरे की जगह क्या ऑप्शन होगा, 6 होगा। और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4% है। और इन्होंने लिखा है कि इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6% है। तो ये कितना है, 4%। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन देखिए कि भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही। अब आप नीचे पढ़िए कि भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में लगभग 8% रही। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है और बी कथन कैसा है, गलत है। बिल्कुल ये हमने उद्योग क्षेत्र की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था। तीसरा प्रश्न कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन रेलों को प्रारंभ किया। तो भारत गौरव ट्रेन विभिन्न पर्यटन स्थलों को, ये एग्जैक्टली लिखा है कि भारत गौरव ट्रेनों को थीम आधारित पर्यटक सर्किट के रूप में पेश किया गया है और ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत गौरव। ये सीधा सीधा अपनी उस क्लास से था। ये क्लास शायद पर्यटन सेवा, ये सेवा में चला जाएगा। हाँ, ये प्रश्न ये बाहर इसलिए है कि ये समीक्षा से नहीं था, ये भारत की विदेशी व्यापार की दिशा से था और दिशा मैंने पढ़ाई नहीं थी, अभ्यास में ज़रूर थोड़ा बहुत जिक्र किया था। तो इसमें सबसे अधिक भारत के आयात कहाँ से होते हैं, चीन से, फिर रूस से, फिर यूएई से, फिर संयुक्त अरब अमीरात से और फिर सऊदी अरब से होते हैं। तो एक ये प्रश्न हमारा निकल गया यहाँ से। इकोनॉमी का एक प्रश्न निकला है और एक ये करंट के एक और एक ये प्रश्न, ठीक है, ये जोराराम कुमावत। ये तो 3 प्रश्नों को छोड़ दें तो लगभग आपने सारी चीज़ें देख ली। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, जितना हमने प्रयास किया, बहुत सीमित मटेरियल दिया, उसके बावजूद भी इतने अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आगे का जो आपके भाग है वो आप सुनिए और अपने आंसर चेक करिए और आगे की तैयारी करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 सितंबर को आयोजित हुई सेकंड ग्रेड ग्रुप बी की जीके के प्रश्न पत्र में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और इसी के तहत हम यहाँ बात करेंगे ज्योग्राफी में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके के जो प्रश्न रहेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न है राजस्थान में 2023-24 के अंतर्गत किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। इसमें आप लोग देखते हैं ये राज्य के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण पूछा गया है। प्रशासनिक वर्गीकरण, इसके अनुसार हम बात करते हैं तो राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र है रक्षित, जिसे रक्षित, सुरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये इसके अनुसार राज्य के अंदर लगभग 56.5% रहता है, जो कि 50% से अधिक है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा रक्षित, सुरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अलावा आप रिजर्व फॉरेस्ट को पढ़ते हैं लगभग 37% के रूप में, और अवर्गीकृत वन लगभग 6.5% के आसपास में रहते हैं। तो लगभग ये 56 या 56.6% रहता है। तो इसका उत्तर रहेगा रक्षित वन। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान 30-37 किस्म का संबंध किस फसल से है। आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इसके अंदर इसका जिक्र जरूर किया जा रहा है कि फसलों के किस्में पूछी जा रही हैं। तो कल बाजरा की किस्म मोती और राज के बारे में पूछा गया था। आज इसके अंदर पूछा गया है राजस्थान 30-70, और ये गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है। सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल, और इसके अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि गाय की एक
राजस्थान की सबसे बेहतर नस्लों में से एक, जिसका नाम है राठी। इस राठी को सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल के रूप में जाना जाता है और इसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है? दक्षिण अरावली का शिखर, हालांकि इस संबंध में अगर देखें तो इसमें कोई आपको क्रम में जमाने का नहीं पूछा गया है, फिर भी इसमें अगर हम बात करें तो सायरा की बात करें तो ये है उदयपुर में, 900 मीटर ऊंची सायरा उदयपुर में है, जो कि दक्षिण अरावली का भाग है। इसका उत्तर हमें मिल गया। इसके अलावा तारागढ़ मध्य अरावली में है, जो कि अजमेर का भाग है। भानगढ़ और भैरांच अलवर में और भानगढ़ भी अलवर में, जो कि उत्तर अरावली के भाग है। तो उत्तर रहेगा हमारा सायरा। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW, और मैं क्लास में कई बार आपको कहता हूं, कोपेन ने वर्गीकरण किया इसके अनुसार BWHW, जो कि शुष्क जलवायु के लिए, BSHW जो अर्ध शुष्क जलवायु के लिए, वहीं CWG या CGW आर्द्र जलवायु का क्षेत्र, वहीं AW को अति आर्द्र कह सकते हैं, या इसमें भी हम उप आर्द्र और आर्द्र के रूप में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, पूछा गया है BSHW, तो ये अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? इसमें आप लोग देखते हैं, मैं यहाँ सोम नदी की बात करूं तो इसका उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, पार्वती का उद्गम होता है MP सीहोर से, सीहोर MP। माही का उद्गम हो रहा है अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला MP से, और काली सिंध का उद्गम हो रहा है देवास के पास MP से। उत्तर होगा सोम, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमिलित नहीं है, एक तरफ दिए गए हैं उद्योग, दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया गया है। कैप्सन मीटर जयपुर, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी में है, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपन कोटा में है, और सल्फ्यूरिक एसिड कपासन में नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मुख्य क्षेत्र है वो है उदयपुर क्षेत्र है, जिसमें झामर कोटड़ा आदि की हम बात करते हैं, इसमें देबारी आदि की बात करते हैं, देबारी, चंदेरिया और इसके अलावा खेतड़ी की बात करते हैं। तो यहाँ से खदानों के साथ में, ये सीसा जस्ता की खदानों के साथ में जनरली सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या के अंदर अगर सबसे ज़्यादा परिवर्तन दर की बात करें तो ये कोटा के अंदर रही है, क्योंकि कोटा के अंदर 2001 की बजाय 2011 में नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि एक औद्योगिक नगरी और एक शिक्षा नगरी होने के कारण से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम है? यदि इसकी हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर, जिसकी साक्षरता दर है 54.9 है। इसके अलावा सभी की, चाहे वो सिरोही की बात करें, बाड़मेर, प्रतापगढ़ की बात करें, तो इसमें क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बाड़मेर इसमें आते हैं। तो इसमें
बाकी सब 55% से अधिक है, लेकिन केवल एक जालोर ऐसा जिला है जो जहां साक्षरता दर है वो 55% से भी कम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ आपको कुछ लोकेशंस पूछी गई हैं, महासागर और दूसरी तरफ उसके सीमावर्ती सागरों के बारे में। अटलांटिक ओशियन में बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के बारे में हम पढ़ते हैं कि बेरिंग सागर जो कि आपने अमेरिका और अलास्का वाला भाग जो अमेरिका का भाग है, और इधर से हम लोग इधर पढ़ते हैं ये है साइबेरिया, रूस का भाग, और इधर का भाग है ये है अलास्का का भाग है जिसको हम यूएसए का भाग मानते हैं। इन दोनों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है जो कि बेरिंग जल संधि के रूप में जानी जाती है, यह है बेरिंग जल संधि। तो ये किसे अलग करती हैं? ये करती है बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर कहाँ है? बेरिंग सागर है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को ऊपर में पढ़ते हैं हम चुक्सी सागर, और चुक्सी सागर जो कि आर्कटिक ओशियन का भाग है, इनको अलग करती है। तो यहाँ से आप स्पष्टतः याद भी होगा आपको कि बेरिंग सागर कम से कम इतना तो पता होगा कि अटलांटिक ओशियन में तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, तो ये उत्तर हमें मिल गया इससे। फिर है उत्तरी प्रशांत महासागर में सुलू सागर है, दक्षिणी प्रशांत में इसमें बेंडा सागर है, आर्कटिक में कारा सागर है, और इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? कल भी इसी से संबंधित सवाल एक पूछा गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024। इसके डेटाज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विश्व जनसंख्या 2024, कल भी इसका प्रश्न पूछा था और हो सकता कल और इसका सवाल आ जाएगा। इसके अनुसार कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर है भारत, इसके अनुसार दूसरे स्थान पर आ चुका है चीन, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर है पाकिस्तान, और छठे स्थान पर है नाइजीरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहां से पहचान सकते हैं। अवरोही क्रम में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए हैं पठार और दूसरी तरफ आपको उसका लोकेशन महाद्वीप में ढूंढना है। कटंगा के पठार की बात करें तो कटंगा का पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तसिली का पठार ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, न कि एशिया। अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में आता है तसिली का पठार, तो ये उत्तर हमें मिल गया, असुमेलित है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। ओके, नेक्स्ट, डोल्ड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोल्ड्रम बहुत बार हम क्लास के अंदर इस पर बात करते हैं, वायुदा पेटियों का यह सवाल है, और वायुदा पेटियों में हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र यह है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है,
5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पवनें उच्च तापमान के कारण संवहन धाराओं के रूप में ऊर्ध्वाधर गति करती है, इसलिए इसे डोलड्रम, शांत पेटी या ITCZ भी कहते हैं, या ITCZ कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित यह सवाल है। बर्टलैंड रिपोर्ट जो कि सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में पहली बार बात की गई थी, इसमें 1987 में ये प्रकाशित हुई थी बर्टलैंड रिपोर्ट, ये सही कथन है। एजेंडा 21 का संबंध जो कि रियो शिखर सम्मेलन, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, इसके अंतर्गत ये एजेंडा 21 लाया गया था। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत पोषणीय विकास नहीं थी, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, और 1972 में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास नहीं था, क्योंकि अब तक सतत पोषणीय विकास पर कोई बात ही नहीं हुई थी, पहली बार 1987 में बात हुई, इसलिए ये जलवायु इसका संबंध पर्यावरणीय मुद्दा रहा है, सतत पोषणीय विकास नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा यानी A और B सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार है। हम बहुत बार इसकी बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, जिसमें लगभग 2140 वर्ग किलोमीटर है, या लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, जबकि इसमें दूसरा स्थान रहता है गुजरात का, और गुजरात का मैंग्रोव विस्तार 1120 या 1140 वर्ग किलोमीटर के लगभग रहेगा, जो कि दूसरे स्थान पर रहता है। और हाल ही के जो मैंग्रोव रिपोर्ट है, हाल ही की जो वन रिपोर्ट जो 18वें क्रम की वन रिपोर्ट 2023 है, इसकी अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो इसके अनुसार सबसे अधिक कमी गुजरात में ही दर्ज की गई है, बावजूद इसके ये दूसरे स्थान पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां आपके भारत के भौतिक प्रदेशों के संबंध में हिमालय क्षेत्र के प्रश्न पूछे गए हैं। कुल्ला कांगड़ा जो कि एक घाटी क्षेत्र है, ये कुमायूं हिमालय का भाग है। करेवा की बात करें तो केसर के खेतों के लिए जाना जाता है करेवा, जिसको हम झीलीय निक्षेप भी कहते हैं, हिमोड निक्षेप भी कहते हैं, ये कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। केटू यानी कंचनजंगा, केटू यानी कि गाडविन आस्टिन, और गाडविन आस्टिन ट्रांस हिमालय का भाग है, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किसमें? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो केटू जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर पीर पंजाल की बात करें तो ये लद्दाख हिमालय में स्थित नहीं है, ये इसका उत्तर है, ये असुमेलित है। पीर पंजाल जो कि ये भी कश्मीर हिमालय का भाग है। ठीक है, कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। शीतकाल में वर्षा होती है जब मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। देखिएगा, भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत के संबंध में बात करते हैं तो भारतीय मानसून सिस्टम जो कि जब मानसून का आगमन होता है तो मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में होता है, और ये इसलिए क्योंकि इस दौरान ITCZ की स्थिति भारत के मध्य भाग में मध्य गंगा के मैदान में रहती है, और जब इसका मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन होता है, मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन होता है, तो इस दौरान इसकी दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व, और इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, या इसे कहा जाता है शीतकालीन मानसून,
भी कहते हैं। ठीक है, शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान ITCZ जो है सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति के कारण लगभग यह नवंबर का समय होता है, अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है जब मानसून का निवर्तन हो रहा होता है। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम में सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण ITCZ कहाँ जा रहा है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अंतर्गत पहुंच चुका होता है। इस कारण से जो भारतीय क्षेत्र के अंदर पहले जो नेट पवनें जो बंद हो चुकी थी, ये नेट पवनें पुनः चलना शुरू होती है। इस कारण से ये स्थिति बनती है, अर्थात पूर्वी अवदाब जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात है वो, और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जिसको हम शॉर्ट में ITCZ कहते हैं, इसके खिसकाव के कारण ऐसा होता है। वैसे ये काफ़ी घुमाया हुआ प्रश्न है, लेकिन अगर बेसिक सी बात करें तो सिंपल सी बात ये है कि जब मानसून का निवर्तन होता है, तो मानसून का निवर्तन क्यों होता है? कि मानसून का निवर्तन होता है, ITCZ अपने मूल स्थान की ओर पहुंच जाता है तथा सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति होने के कारण वो जो भारत के मध्य गंगा मैदान में था वो अपने मूल स्थान होते हुए दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध की नेट पवनें पुनः चलना शुरू होती है। और इसी के परिणाम स्वरूप जब ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को ग्रहण करके ये पवनें लौटते हुए मानसून की पवनें हैं, ये पवनें इस बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता ग्रहण करती हैं और शीतकाल में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के टाइम के अंदर कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर वर्षा करती हैं, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा शीतकालीन वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। भारतीय प्रतंत्र के संबंध में ये सवाल है कि भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। ठीक है, भारत में हिमालय की 3 बड़ी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे पश्चिमी है तो सिंधु है। ठीक है, इसका उद्गम बोखोरचू हिमनद से होता है, बिल्कुल सही है, बोखोरचू हिमनद से सिंधु का ही उद्गम हो रहा है, जिसे तिब्बत में सिंगी खम्मान भी कहा जाता है। ये रहा सिंगी खम्मान। और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये एक बहुत ही दर्शनीय बुंजी गार्ज का निर्माण करती हैं, तो इसका संबंध है सिंधु नदी से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल, इसका मतलब तो आप बेसिकली इसको बिना जानकारी के भी इसे आप सही से कर सकते हैं। जैसे बिना प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब इसका संबंध सीधी सी बात है कृषि सिंचाई योजना से रहा है, तो ये पानी की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। सही बात है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई के स्थापना के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ये भी सत्य कथन है। तो ए और बी दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, एक तरफ दिए गए हैं कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य। तलचर उड़ीसा का महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख कोल माइन है। झरिया को कहते हैं इंडिया की कोल कैपिटल, यानी कि भारत की कोयला राजधानी कहते हैं, जो झारखंड के अंदर है। भारत की सबसे प्रमुख कोयले की खदान पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये असुमेलित है। फिर एक कोरबा छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि पहला और तीसरा ए और सी सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार से ये थे ज्योग्राफी के 20 से 21 प्रश्न, और इनका सॉल्यूशन किया होगा तो आपको लगभग यह प्रश्न देखने से स्पष्ट हुआ होगा कि पेपर का स्तर भी अच्छा है। और जो भी आप हिंदी यानी कि बी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी के अंदर अगर आप 55 तक में भी आ रहे हैं तो आप हिंदी का पेपर अच्छे से करें। बाकी इसके अंतर्गत आप अगर 55 पर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और सिलेक्शन के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेकंड जो बी भाग का जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें हम जीके की बात करेंगे।
आज 8 तारीख को जो पेपर हुआ है उसकी हम बात करेंगे। इसमें आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का जो मध्यकाल इतिहास है, राजवंश, उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। भील गांव के समूह को फाला कहते हैं। गैर व नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको सीधी सी ध्यान रखना है कि गैर और नेजा तो बिल्कुल भीलों का है, ये सही है। भील गांव के समूह को फला कहा जाता है, नहीं। कल भी क्वेश्चन आया था पाल, तो भीलों के गांव जो होते हैं उनको पाल कहा जाता है, जो बड़े गांव होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपके उत्तर जो है वो क्या है, गलत है। और कोतवाल शब्द जो है ये शहरियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमने लिखा था वहाँ पे अपने नोट्स में कि शहरिया जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। मतलब ये सी गलत है। अगर ये ही आपको सिर्फ पता होता तो भी आपका उत्तर बैठ जाता, क्योंकि इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, मतलब ये तीनों ही क्या हो गए, गलत। केवल क्या हो गया, बी सही हो गया। यहाँ अगर आप कंफ्यूज होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोतवाल शब्द स्पष्ट रूप से आपको बताता है कि कोतवाल जो है वो गरासियों से संबंधित न होकर आपके शहरियों से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से। विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक बना, वीर शासी व्यक्ति था, और विग्रहराज चतुर्थ के जो है काल को आपके स्वर्ण काल माना जाता है। सपाल दक्षिण चौहान या शाकंभरी के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके बारे में दो कथन दिए हुए हैं। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। एक बात ध्यान रखना कि सभी चौहान शासक लगभग थे, चौहान शिव के अनुयायी थे। शैव मतावलंबी जो है वो आपके चौहान थे। तो विग्रहराज भी शिव का अनुयायी था, ठीक है। दूसरा, पृथ्वीराज विजय जयानक का ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? आपके जयानक के ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल सही है दोनों ही ऑप्शन। पृथ्वीराज विजय मूल रूप से तो पृथ्वीराज चौहान के ग्रंथ उसके ऊपर लिखा गया आपके ग्रंथ है, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपके विग्रहराज के बारे में भी कई सारी जानकारियां मिलती हैं। इसमें विग्रहराज को कवि बांधव कहा गया है। कटि बांधव या कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में ही कहा गया है। और उसमें कहा गया है कि इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिसमें एक विद्वान थे जिनका नाम था धर्म घोषसूरी। और धर्म घोषसूरी के कहने पर जो है विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वो क्या किया था, एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था। मतलब दोनों ही आपके ऑप्शन जो है वो क्या होंगे, सही। ए और बी दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही बातें हमने जो है अपने नोट्स में लिखी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी की सेना को बुरी तरह से परास्त किया? ये भी हमने बात की थी जब जालोर के चौहान पड़े थे तब, और उससे पहले मैंने कई बार इस घटना का उल्लेख भी किया था, आपको याद हो तो, अगर हमारे सक्सेस परिवार के विद्यार्थी जो हैं, कि इस एक घटना से जो है अलाउद्दीन खिलजी राजपुताने में आता है। और ये ध्यान रखना, आपके उल्गू खां और नुसरत खां और दो व्यक्ति और थे। एक था मीर मोहम्मद शाह और एक था आपके के हब्रू। ये मंगोल थे और मंगोलों के साथ में मूल सेनानायक जो थे वो उल्गू खां और नुसरत खां थे। ये जो हैं सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहे थे। तब जो है हम जाते समय ध्यान रखना, जालोर के चौहानों ने उनको यहाँ से रास्ता नहीं दिया तो ये चित्तौड़ चले गए, और चित्तौड़ के समर सिंह ने जो है ध्यान रखना उनसे कर वसूल किया और वो आगे चले गए। सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापिस लौटते समय ध्यान रखना इन्होंने जो है वो क्या किया था, आपके जालोर के क्षेत्र से गुजरने की चेष्टा की और कानड़देव ने जो है उनको बुरी तरह से पराजित किया और लूट लिया। नुसरत खां उल्गू खां दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं, इनको पराजित कर दिया। ये दोनों जो हैं इनसे बगावत करते हैं, इसलिए ये दोनों भागकर रणथंभौर में शरण लेते हैं। कहाँ शरण लेते हैं? रणथंभौर में। और इसी कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। 1301 में राजस्थान का प्रथम शाका होता है हमीर के नेतृत्व में।
फिर ये चित्तौड़ गया, चित्तौड़ वालों ने टैक्स लिया, उनको जो है दंडित करने के लिए फिर ये जालोर जाता है, जालोर से पहले सिवाना को जीतता है, फिर जालोर को जीतता है। तो ये पूरा जो साके हुए हैं, 4-5 साके लगातार हुए, वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुए। और उसका एक ही कारण था, मुख्य कारण ये था कि इस सेना को जो है यहाँ सभी लोगों ने रोकने का कार्य किया था। तो यहाँ आपके कौन था, आपके उल्गू खां और नुसरत खां। उत्तर आपके जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर के गुजरात अभियान 1573 में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? ये भी हमने बात की है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने लिखा है, ध्यान रखना। इसमें अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि चंद्रसेन नहीं थे क्योंकि अकबर के खिलाफ थे, राज सिंह ये भी नहीं थे, आपके उदय सिंह भी नहीं थे, राय सिंह थे। कौन थे? राय सिंह। उस समय राय सिंह बीकानेर का शासक नहीं था। राय सिंह के पिता ने, कल्याणमल ने 1570 में अकबर की अधीनता जब स्वीकार की तो राय सिंह को जो है वो अकबर के दरबार में भेज दिया। और वहाँ उस समय जो है मिर्जा इब्राहिम था। गुजरात में मिर्जा बंधुओं का शासन था और मिर्जा इब्राहिम के खिलाफ अकबर ने अभियान किया था। उसमें राय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मान सिंह भी साथ में ही था। और राय सिंह ने कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सरनाल का युद्ध। और सरनाल के युद्ध में ये लगभग 1572-73 में हुआ था। इसमें मिर्जा इब्राहिम जो है वो क्या होता है, हार जाता है सरनाल के युद्ध में और ये पंजाब की तरफ भाग जाता है। तब राय सिंह इसका पीछा करता है और राय सिंह काटोली नामक स्थान, काटोली मिलता है, कहीं कहीं इसको अभी क्वेश्चन आया था, उसको खातोली भी कहा गया है। तो एक खातोली का युद्ध होता है, वहां ऑप्शन था कि खातोली का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखना मिर्जा इब्राहिम और राय सिंह के बीच में हुआ। वो इसी अभियान का भाग था। 1573 में ये युद्ध लगभग आपके हुआ था। तो राय सिंह जो है वो अकबर के साथ था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया था इसने। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे? बड़ी गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखोगे तो भी आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। जगन्नाथ कछवाहा अकबर की सेना में था, मुगलों की सेना में था, ठीक है ना। और सैयद हाशिम बरहा ये भी अकबर का प्रधान सेनापति था, नेतृत्व चंदावल में करने वाला, नेतृत्व चंदावल या हरावल में रहने वाला प्रधान सेनापति में से एक था। मान सिंह तो मुख्य सेनापति था। मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सेना भी, झालामान होता तो भी हम सोचते थोड़ा, लेकिन मान सिंह जो है ये अकबर का मुख्य सेनापति था हल्दी घाटी में। बचा कौन? शालिवाहन। बिल्कुल, शालिवाहन जो है ध्यान रखना आपके ग्वालियर के रामशाह तंवर थे, रामशाह तंवर। रामशाह तंवर के पुत्र थे जिनका नाम था शालिवाहन और एक का नाम था प्रताप सिंह। ये तीनों बड़ी वीरता से लड़ते हैं और तीन जो है, इन तीनों को ही जो है आपके बहलोल लोदी जो अकबर की सेना में था, इन तीनों को जो है वो क्या कर देता है, मार देता है। तब महाराणा प्रताप स्वयं हल्दीघाटी युद्ध में उतरते हैं और उस बहलोल लोदी को जो है तलवार के एक वार से 2 टुकड़ों में काट देते हैं। वो ध्यान रखना रामशाह तंवर के पुत्र थे जिनका नाम था शालिवाहन, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना में शामिल होकर। शालिवाहन आपका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? पाबूजी के पास कालमी नामक घोड़ी थी। बिल्कुल, केशर कालमी पूरा नाम था। क्या नाम था? केशर कालमी। केशर कालमी घोड़ी जो है वो बाबूजी के पास में थी। देवल चारणी नामक महिला थी जिन्होंने प्रदान की थी इस वचन के साथ कि वो गायों की रक्षा करेंगे पाबूजी। पाबूजी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ? ये नहीं। पाबूजी का विवाह जो है वो ध्यान रखना अमरकोट के सोढ़ा थे जिनका नाम था सूरजमल। अमरकोट के सोढ़ा सूरजमल की पुत्री के सुप्यारदे के साथ जो है हुआ था। आधा विवाह हुआ था, विवाह के बीच में ही आधे फेरे लिए पाबूजी जो है विवाह को बीच में छोड़कर देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए जाते हैं और प्राणों की आहुति देते हैं। तो अगला भी सही है, ए और सी सही है। तो मतलब आपके 1 नंबर उत्तर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंदराव खींची से युद्ध किया था, आप सभी को पता, अपने बहनों से युद्ध किया था देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए। होली के अवसर पर नाहन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? नाहन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कोटा में एक स्थान है जिसका नाम है सांगोद। कोटा के सांगोद नामक स्थान पर जो है वो नाहन का जो है वो क्या किया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपके उत्तर कौन सा हो जाएगा? सांगोद, कोटा में जो है स्वांग बहरूपिया कला से संबंधित यहाँ पर कोई खेल दिखाया जाता है, तो होली के अवसर पर होता है सांगोद में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुने। रामानंद जी के बारे में
कल भी क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा है। रामानंद जी में क्या लिखा है? संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए। बिल्कुल, देखिए संत पीपा जो हैं वो बनारस जाते हैं और रामानंद जी को अपना शिष्य बनाते हैं, रामानंद जी को अपना गुरु बनाते हैं, रामानंद जी के खुद शिष्य बनते हैं। रामानंद जी ने कहा कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र जाइए और वहाँ भक्ति मार्ग अपनाइए। पीपा वापिस आ जाते हैं। फिर पीपा ने एक बार जो है आग्रह किया कि रामानंद जी आप पधारिए, तो पीपा जी के कहने पर आपके जो है कबीर दास के साथ में रामानंद जी जो है वो गागरोन पधारे थे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। नहीं ऑप्शन ध्यान रखना, नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल दिखाई देता है। रामानंदी संप्रदाय का राजस्थान में संपूर्ण प्रभाव है। संत पीपा, संत धन्ना जैसे महान संत रामानंद जी के शिष्य हुए। रामानंदी संप्रदाय से संबंधित जहाँ पीठें स्थित है, गलता में है आपके कृष्णदास पहारी ने पीठ स्थापित की, रेवासा में अग्रदास ने पीठ स्थापित की। तो ये क्वेश्चन नहीं होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये गलत है, तो केवल ए सही होगा। तो उत्तर आपके हो जाएगा केवल ए सही। संत पीपा के निवेदन पर राजस्थान आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? सादगी पूर्ण छतें, सामान्य सिंपल छतें, पंचायतन शैली, बिल्कुल पंचायतन शैली का मंदिर है। यहाँ मूल रूप से पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली उसे कहते हैं जिसमें मुख्य एक मंदिर में 5 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं। नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला। अब ये सभी होंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि स्तंभ और नारी का सुंदर अंकन किया गया है, तो छत सामान्य कैसे हो सकती है? छत को बड़ा अलंकृत तरीके से वहाँ जो है आपके वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, आपके स्थापत्य कला का उत्कृष्ट जो है वो प्रयोग किया गया है। कमल के आकार की जो है सुंदर छतें बनाई गई हैं, सादगीपूर्ण छतें नहीं है। तो यहाँ उचित जो है वो आपकी क्या हो जाएगा? सादगीपूर्ण छतें। सादगीपूर्ण छतें नहीं है, बड़ी कलात्मक छतें जो है वो बनाई गई। बारडोली के मंदिर जो है वो मुख्य रूप से किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कुल इसमें 9 मंदिरों का समूह है वर्तमान में, जिसमें घाटेश्वर महादेव जो है आपके घाटेश्वर महादेव मंदिर जो है वो सबसे मुख्य मंदिर जो है यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सी कथन सही है? राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य चित्रांकन किया गया। बिल्कुल, क्योंकि किशनगढ़ चित्र शैली मुख्य रूप से कृष्ण लीला पर ही आधारित है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था और सामंत सिंह जो नागरीदास बन गया वल्लभ संप्रदाय में आपको पता है कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए। बनी ठनी के रूप में राधा का चित्र और नागरीदास के चित्र जैसा जो है वो मतलब चित्र जो है वो कृष्ण के चित्र के रूप में पूजे जाते थे। राधा और कृष्ण का सौंदर्य बिल्कुल सही है आपके। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली व पारदर्शी आंचल, बिल्कुल सुंदर चित्र बनाया गया। तो पहनावे में लहंगा भी है, चोली भी है और पारदर्शी आंचल है। आंचल जो है वो पारदर्शी है। हालांकि ज्यादातर पारदर्शी वेशभूषा के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? नागौर में पढ़ते हैं कि वहां पर जो है वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए और पारदर्शी वेशभूषा, लेकिन पारदर्शी आंचल जो है वो आपकी किशनगढ़ की एक प्रमुख विशेषता है। बेसरी आभूषण भी इसका एक विशेषता है, ध्यान रखना। महिला चित्रण जो है उसमें नाक में कौन सा आभूषण है? बेसरी, कई बार पूछते हैं। इस चित्रशैली में सीताराम भवानीदास और कल्याणदास प्रमुख चित्रकार हैं। बिल्कुल प्रमुख चित्रकार हैं सीताराम भवानीदास, कल्याणदास, निहालचंद, मोरध्वज, ठीक है ना, ऐसे बहुत नानकाराम, ऐसे कई सारे तुलसीदास, कई सारे चित्रकार हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही उत्तर जो है वो आपकी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, दुकुल, अंशुक, वसन, चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? ये तो मैंने जब पढ़ाता हूं मैं आपको तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको कहा है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब साड़ी के नाम हैं। किसके नाम है? साड़ी। महिलाओं का परिधान साड़ी है, जिसको चोल, निचोल, अंशुक, दुकुल, वसन, चिर, पटोरा, ठीक है, चोरसा, धोरावाली, ये सभी जो है वो क्या है? साड़ी के जो है अन्य नाम जो है वो अलग अलग समय में इनके अन्य जो है नाम से पुकारी जाती थी। तो साड़ी है, ध्यान रखना आपके। ये सभी नाम किसके हैं? महिलाओं की साड़ियों के नाम है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? सिंपल है, ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है तो भी आप इसको कर सकते हो। तुर्रा कलंगी हमने कहा था कहाँ का है? मेवाड़ का है। तो यहाँ इसका कोई संबंध जैसलमेर में है नहीं। कुचामनी, कुचामन के आसपास सिटी, कुचामन सिटी के आसपास है। हेला लालसोट दोषा, मतलब पूर्वी राजस्थान चला जाता है, तो जैसलमेर का तो इसका संबंध है नहीं। लालसोट दोषा है, सवाई माधोपुर है। महेंद्रा री ख्याल, क्योंकि मुमल और महेंद्रा ये कथा जो है किससे प्रचलित है? जैसलमेर से प्रचलित है, इसलिए महेंद्रा के ख्याल जो है वहां पे जैसलमेर में जो है वो गाए जाते हैं।
तो 3 नंबर उत्तर सिंपल है, मूमिल महिंद्रा की कहानी है, इसलिए महिंद्रा की ख्याल ही यहाँ का उपयुक्त जो है ऑप्शन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ ग्रंथ दिए हुए, यहाँ लेखक दिए हुए हैं। एक है भीम विलास कवि जदुनाथ, पहला ही ऑप्शन आपकी गलत है। भीम विलास 2 ग्रंथ है। एक ग्रंथ हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, अगर जो सक्सेस परिवार के हैं, अहिरवाड़ी, जब हमने भाषा पढ़ी थी अहिरवाड़ी बोली में शंकर राव के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। किसके द्वारा? शंकर राव। एक ग्रंथ और है भीम विलास, और ये ग्रंथ आपके जो है किसने लिखा है, तो ध्यान रखना कृष्णा आढ़ा ने लिखा है। किसने लिखा है? कृष्णा आढ़ा ने 2 भीम विलास ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। बाकी सही है। विजय विलास किशन सिंह बारट है, राजविलास कविमान है, ये कल भी क्वेश्चन आया था, राजविलास के लेखक कौन है? कविमान है। बुद्धि विलास बख्तराम शाह, बिल्कुल, ये जयपुर शहर के बारे में जानकारी, निर्माण के बारे में जानकारी से संबंधित ग्रंथ है आपके। तो भीम विलास जो है वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छे किए होंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे इधर उधर के, बाकी तो अच्छे क्वेश्चन थे, और सभी हमने जो पढ़ा है उसमें सब आप अपने नोट्स से बाहर नहीं गए हैं लगभग। अप्रत्यक्ष रूप से 1-2 क्वेश्चन है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो है वो नोट्स के अंदर ही है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप बी का आज का जो पेपर आया है उसमें आधुनिक राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अगर कल के पेपर की तुलना हम करें तो आज का पेपर स्तर थोड़ा कठिन था। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। निश्चित तौर पर जिन सवालों पर कन्फ्यूज़न है उस पर भी बातचीत होगी, और सीधे सवाल कौन कौन से रहे उन पे चर्चा होगी। पहला आज का सवाल है, बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। बिल्कुल ये बात सही है। चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दयाराम साहनी और वेनसांग, जिनको युआन चांग कहते हैं, इन दोनों ने ही, वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में और दयाराम साहनी ने अपनी शोध में बताया है कि हूण शासक मिहिरकुल ने बेराट में कई बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और सहस्त्र कोटि बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी। ये दोनों ही स्वीकार करते, तो ये बात कथन सही है। दूसरी बात है, चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया। बिल्कुल किया है, इन्होंने इसको पर यात्रा कहा है, चूंकि बौद्ध विहारों के संदर्भ में भी वेनसांग का मत है, तो उन्होंने बेराट के संबंध में अपनी पुस्तक सियूकी में, इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है बेराट का। तो दोनों ही उत्तर सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलोंड का उत्खनन किया गया था। गिलोंड आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है राजसमंद जिले में, और इसका उत्खनन सबसे पहले बीबी लाल ने करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल उदयपुर में, वल्लभनगर में उत्खनन किया गया था। वीएन मिश्र दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र, उनके नेतृत्व में बिल्कुल इसका उत्खनन किया गया था। तो ये दोनों ही सही है, आपका कूट सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? पहला है प्रथम बॉम्बे कैवेलरी, दूसरा 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और चौथा है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां बताना चाहूंगा, नसीराबाद में 30वीं बंगाल इन्फेंट्री की नियुक्ति की गई थी, 30वीं, और उसके बाद में 15वीं को अजमेर से स्थानांतरित करके नसीराबाद लाया गया था। और इसके साथ साथ यहां पर बॉम्बे लांसर्स नियुक्त थे, बॉम्बे लांसर्स और तोपखाना, इन सैनिक टुकड़ियों की नियुक्ति थी।
30वीं को पहले ही मेरिट से आते ही नियुक्त कर दिया था नसीराबाद में, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को भेजा गया था अजमेर की सुरक्षा के लिए। लेकिन जो ही क्रांति का पता चलता है कि मेरठ में क्रांति हुई, तो अजमेर से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित करके इसकी नियुक्ति भी नसीराबाद में की जाती है। और इस दौरान शक के दायरे में आने के कारण इस 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने वहां पर विद्रोह किया। इस दौरान बॉम्बे लॉन्सर्स भी इनके साथ में हो गई और तोपखाना भी बाद में साथ में हो गया। इन 4 टुकड़ियों की बात होती है तो प्रथम बॉम्बे कैवेलरी की सीधी अगर तौर पर बात करें तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी, और 72वीं बंगाल इन्फेंट्री का नेटिव इन्फेंट्री का जिक्र भी नसीराबाद में नहीं है। इन दोनों प्रश्नों में, दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। आरपीएससी अपनी तरफ से किसको मानती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उचित मुझे लगता है 72वीं नेटिव इन्फेंट्री आपका उत्तर सही रहेगा। इस पर जरूर प्रतिक्रिया इंतजार रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी सीधे तौर पर इनका जिक्र हमने न पढ़ाया है न पढ़ाया है। अगला प्रश्न, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? अगर हम बात करें राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्रों की, सेवा संघ, तो 3 समाचार पत्रों की बात होती है। राजस्थान केसरी सर्वप्रथम, राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध होने के बाद नवीन राजस्थान, और नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद तरुण राजस्थान नाम से ये प्रकाशन, तरुण राजस्थान इस नाम से ये समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। तो नवीन राजस्थान का प्रकाशन जो है वो 1922 में हुआ था, 1922 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बृहत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? यह सवाल थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से पूछा है और बहुत गहराई से इतना पढ़ाया भी नहीं जाता और याद भी विद्यार्थी तो नहीं करते हैं। इस सवाल पर सीधे तौर पर किसी ने नहीं रटा होगा, रटने वाला सवाल है। क्षेत्रफल तक, गहराई तक इतना कोई देखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये अगर हम इसका संदर्भ दें तो मैं राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के जो आंकड़े हैं उसको रखते हुए इसका उत्तर निकाले तो इसका उत्तर जो पड़ता है वो बूंदी पड़ता है। बूंदी का जो क्षेत्रफल था वो 2220 मील था। डूंगरपुर का क्षेत्रफल है, इसके आंकड़े मुझे भी क्लियर करने पड़ेंगे, 1460 मील था। इसके अलावा बांसवाड़ा का 1606, बांसवाड़ा का 1606 और करौली का 227। ये राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट जो दे रखी है उस पर रियासतों का क्षेत्रफल दे रखा है। उस हिसाब से सबसे बड़ी जो रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बूंदी भी थी, क्योंकि ये सवाल हमने आज तक न तो पढ़ाया है न हमने इतनी गहराई में इसको याद किया है, और शायद ही किसी विद्यार्थी ने किया हो। तो इसका उत्तर तो आरपीएससी की तरफ से आएगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार इसका उत्तर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो रियासत थी उस समय वो बूंदी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन को समझे तो विजय सिंह पथिक के जुड़ने के बाद उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए 2 तरीके के कार्य किए थे महत्वपूर्ण तौर पर। एक तो समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवाया, इसकी खबरों को प्रकाशित करवाया। दूसरा, उन्होंने उस समय के राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क करके इसको बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर इसको मुद्दा बनाने का काम किया। इस दौरान 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किसान मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने तिलक से संपर्क किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था, जिसका समर्थन केलकर ने किया था। इसका समर्थन केलकर ने किया था। लेकिन गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने, दोनों ने यह कहते हुए विरोध किया कि स्थानीय मुद्दों को उस समय तक कांग्रेस के मंच पर उठाया नहीं जाता था। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर हम इसको नेतृत्व समर्थन देते हैं। तो गांधी जी ने बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन 1919 के अमृतसर अधिवेशन में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय दोनों ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया था, और इस प्रस्ताव को रखा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। उत्तर आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? चिरंजी लाल अग्रवाल, देवी शंकर तिवारी, जमनालाल बजाज या चिरंजी लाल मिश्र?
इसका उत्तर आपको समझाता हूं। जब सीकर में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, उस दौरान वहां के जो स्थानीय किसान नेता थे, सरदार हल्लाल सिंह, नेतराम, घासीराम, ये सब भी सम्मिलित हुए थे और उस समय की शेखावटी किसान सभा ने इसका समर्थन किया था और विलय भी कर दिया गया था प्रजामंडल में। तो उस दौरान प्रजामंडल की कार्यकारिणी में मतभेद हो जाता है और चिरंजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी का गठन किया जाता है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया जाता है। तो हम तो लोकप्रिय सवाल जो देखते हैं अक्सर हम जेंटलमैन एग्रीमेंट को देखते हैं, और उसका विरोध होने पर बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया। इसको ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल को भी मैंने क्लास के अंदर विशेष तौर पर कहा था कि अगला सवाल यहां से बनेगा, और आरपीएससी ने इसको पूछ लिया। इसका उत्तर है चिरंजीलाल अग्रवाल, प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी, इसका गठन इन्होंने किया था विरोध में। उस समय की कार्यकारिणी में मतभेद के बाद चिरंजीलाल अग्रवाल ने प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी का गठन किया था। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 1 नंबर, चिरंजीलाल अग्रवाल। अगला प्रश्न है, शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की? यह सवाल रिपीट है, पहले राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा यह सवाल पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, और इसका उत्तर होगा आपके सागावाड़ा। कहीं पर भी सीधे तौर पर हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह पिछली बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपके होगा सागावाड़। रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर के उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। तो ये थे राजस्थान इतिहास से संबंधित, आधुनिक राजस्थान और प्राचीन राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसका हमने सॉल्यूशन किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम निश्चित तौर पर आश्वस्त है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं आज 8 सितंबर को जो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर हुआ है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के 25 प्रश्न थे, जिनके वीडियो सॉल्यूशन को लेकर मैं बात करूंगा। हालांकि पेपर के लेवल कल से हम लोग देख रहे हैं। कल जो फर्स्ट पेपर हुआ पॉलिटी उसमें पूछी गई, फिर एसएसटी में पॉलिटी पूछी गई, आज पॉलिटी पूछी गई। बहुत स्तरीय पेपर है, कोई आसान पेपर हम इसे नहीं कह सकते हैं। अगर आप 50 से 60% तक जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। होता ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत नहीं कर पाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं 100% के पर्पज़ से, और फिर हमें बाद में धीरे धीरे पता चलता है। विशेष तौर पे आपको पता तब चलता है जब कट ऑफ पे आती है, तब कि कट ऑफ तो रही 40% वाले क्वालिफाई वाले नहीं मिले। तो ये स्थितियाँ होती है। तो पेपर को आप समझिए कि पेपर का लेवल के हिसाब से आपका स्कोर, मैं बता रहा हूँ कि 50% क्रॉस पॉलिटी के प्रश्नों में आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और 100% ऐसे पेपरों में आज दिन तक कोई नहीं जा पाया है, तो अपन उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे और आगे अच्छे से बेहतर करने का। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में विचार कीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडे 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्रहण किया। कथनों में से हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो ये ठीक है कि इसको ग्रहण किया। इसमें 17 संपोषित उद्देश्य हैं, 169 लक्ष्य हैं, ठीक है। खुशी से रहे, इस प्रकार की इसकी थीम नहीं है। इसकी थीम जो है खुशी से रहे नहीं, कोई भी पृथ्वी से कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित न रहे। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि ये तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। राइट उत्तर 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। देखिए, एक हम वीवी गिरी राष्ट्रपति को जब पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि एक ऐसा संगठन था और जिसके अध्यक्ष रहे, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। तो आप लोग ध्यान में रखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जो है, इसकी स्थापना अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय में संस्थापित की गई थी इसकी। तो फिर अगला प्रश्न देखिए आप लोग, किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफैलियन गुटनिरपेक्ष प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया? हालांकि ये कांति वाजपेयी इसका उत्तर है।
मैंने तो ये पहले कहीं लिखवाया नहीं था, क्योंकि सेकेंड ग्रेड सक्सेस पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई भी थी फर्स्ट पेपर के लिए। ये प्रश्न हमने कवर अच्छे से किया है और इसका जिक्र भी हम बहुत करते हैं। 2 प्रश्न। फिर अगला प्रश्न जो है कांति वाजपेयी, इसका उत्तर राइट माना जाएगा। फिर एक प्रश्न था किस वर्ष में भारत ने लोक पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट किया। इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय से चल रही पॉलिसी लोक ईस्ट को इन्होंने एक्ट ईस्ट में तब्दील कर दिया। ये 2014 की बात है। 4 नंबर ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक, देखो विश्व बैंक के समूह में 5 संस्थाएं थी। हम पढ़ते हैं कि IBRD, ICSID, MIGA मेका और एक अपने IFC हो जाएगा और एक IDA। 5 संस्थाओं का समूह विश्व बैंक था। IFC बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान के अंदर इसमें नहीं है, निवेश से ध्यान में रखना, तो आप लोग समझिए कि ये इसमें नहीं है। मेगा है, ID है। 2 नंबर ये भी अपने पुस्तक के अंदर आया है। अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए पॉलिटिकल साइंस की अपनी पुस्तक थी, जिसमें से कल भी 80% के लगभग क्वेश्चन आए और आज भी अगर हम देखें तो इसका स्कोर ये रह रहा है कि 25 में से 18-19 क्वेश्चन आपको आराम से उसमें मिल रहे हैं एज इट। 2-3 प्रश्न क्या है करंट से रिलेटेड हैं, तो आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए जो है उसकी बात कर रहे हैं। फिर राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। ये वेदपाल त्यागी है, नहीं सॉरी रघुकुल तिलक। देखिए पहले S संपूर्णानंद, हुकम सिंह SH, फिर वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक और चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत। ये चारों में इस प्रकार से थे, तो वापस लेने की 2 बार ये हो गया रघुकुल तिलक। ऐसा ही एक प्रश्न राजस्थान के राज्यपाल को पहचान जिनकी पदावधि राष्ट्रपति से लगाने और हटाने दोनों की उद्घोषणा की गई। ये लगा भी रहे हटा भी रहे। ये सही हो जाएगा इसका रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए। ये बात उसमें अनुच्छेद 190 की निरर्हताएं नहीं होनी चाहिए। निरर्हताएं हमेशा बाद में देखी जाती है, तो इसको आप लोग छोड़ दें। मेरे हिसाब से इसका उत्तर जो है केवल 1 होगा, 3 नंबर। अब बाकी आंसर की आएगी तो पता चलेगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें RPC जो मानेगी वही यकीनन मानिए आप सही होगा। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक शिक्षा सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार किसको दिया गया? नाथूराम मिर्जा। 1 नंबर ऑप्शन ठीक होगा। मुख्यमंत्रियों में, और ये मैं हमेशा PDF एक शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, टीकाराम पालीवाल, शिवशंकर एग्जैक्टली ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया के समय MM के वली और शिवचरण माथुर, TV रमन। ये थोड़ा ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं। नरेश चंद्रा ठीक है, हरदेव जोशी की, तो 3 नंबर ठीक हो जाएगा। हमें असुमेलित का पूछा है, सुमेलित ये शिवचरण माथुर, TV रमन नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच पर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति आदेश से हटा सकता है। ये बात ठीक है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय मानसिक शारीरिक, ये भी अच्छी अयोग्य है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। दोनों बातें ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटियुक्त कथन को पांची, इनका अपना अन्वेषण दल है। यह राजनीति राजस्थानी, ये राजस्थानी नहीं, 8वीं अनुसूची की भाषा पे काम करता है। तो 8वीं अनुसूची की भाषाएं में राजस्थानी शामिल नहीं है, तो ये त्रुटिपूर्ण कथन हो गया। 2 नंबर उत्तर होगा इसका। स्वायत्त शासी निकाय यह ठीक है, इसके पास अपना सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, ये ठीक है। फिर प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ग्राम पंचायत की समितियों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के नाते सरपंच होता है वो अध्यक्षता करता है। तो
कल भी ये प्रश्न आया था, आज फिर इसी टाइप का है। कल तो नियोजन समिति को लेके प्रश्न एक था कल, तो आप लोग याद रखें सरपंच राइट है। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं? नहीं, तारांकित के मौखिक दिए जाएंगे। ये मैं ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ बच्चों को, ऐसे बहुत मजाक से भी सुनाता हूँ कैसे क्या याद रखने। लगभग रीट वाले बच्चे भी ये अच्छे से जानते हैं। तारांकित लिखित नहीं है, मौखिक है। तो दूसरा, तारांकित प्रश्न के अल्प सूचना के मौखिक उत्तर नहीं, मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, ये गलत बात है। अतारांकित का लिखित दिया जाएगा रिटर्न में, और इस पे अनुपूरक नहीं पूछा जा सकता। इसने कहा पूछा, ठीक है ना। तो ये अतारांकित का मौखिक नहीं लिखित है, ये उल्टा दे दिया, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाता है तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को उस तारीख, समय, स्थान की सूचना देगा? नहीं, एक तो अध्यक्ष नहीं देगा, सूचना देने का काम सचिव का है, जिसको प्रधान सचिव कहते हैं। राजस्थान विधानसभा का जो सचिव होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन गलत है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान की सूचना किसी अन्य रीति से देगा, राज्यपाल निर्देशित करे। हाँ, ये ठीक, लेकिन इसमें भी देखो अध्यक्ष नहीं देगा, ये भी बात ठीक है, लेकिन सूचना की बात इसमें भी गलत है, ये भी सचिव देगा। तो मैं इसको भी गलत मानता हूँ। मेरे हिसाब से इसका उत्तर न तो ए न तो बी, 2 नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उत्तर दीजिए। बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई, एग्जैक्टली ठीक बात है, 87 में हुई। सतत विकास एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम थी सतत विकास। देखो स्टॉकहोम में इसकी थीम जो है वो केवल एक पृथ्वी थी, सतत विकास नहीं, केवल एक पृथ्वी। तो आप लोग ध्यान में रखें, काफ़ी डीप प्रश्न था, और केवल एक पृथ्वी का मतलब है ये पर्यावरण वाले टॉपिक से, शायद ज्योग्राफी का प्रश्न रिलेटेड होना चाहिए। सी आप लोग निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ए और बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, ये बात ठीक है। लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य, ये देखो ये पदावधि का स्पष्ट पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, स्पष्ट उल्लेखनीय है। तो एक सही 2 गलत अगर है तो, दोनों नहीं, सही का पूछा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल एक वाला होगा। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए, उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान अम्बेडकर अविश्वास प्रकट। एक तो ग्राम स्तरीय पद सोपान पे वो अविश्वास प्रकट करते थे, एग्जैक्टली। एक नेतृत्व की पूजा नहीं होनी चाहिए। 2 पृथक निर्वाचन के वो पक्षधर थे वैसे। तो 1 और 3 नंबर ऑप्शन कौन सा में है, जिसमें 2 नहीं हो, 2 नहीं हो, 2 नहीं हो, 1 3 बस, 4 नंबर हो जाएगा। फिर आप लोग इसको मिलाइए, भारत शासन अधिनियम विषय वस्तु। देखिए आप लोगों को जो अच्छे से इसमें आता हो वो पहले करें आप। जैसे संघीय रेलवे प्राधिकरण ए में होगा, तो ए का क्या होना चाहिए, 3 नंबर। तो ऑप्शन तो 4 नंबर निकल गया। फिर बी के अंदर 1 हो जाएगा, सी में 4 हो जाएगा, और डी में 2 नंबर हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका उत्तर 4 नंबर विकल्प होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में लिखित कथनों पर राज्य को व्यक्तियों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव से रोकता है, सही बात है। अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, जो संविधान निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान, ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में संविधान की उद्देश्य में समाजवाद शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इसी न्यायालय को उद्योगों की राष्ट्रीयकरण जे स्वामित्व में, ये हालांकि डीएस नकारावाद है, मैंने अभी बेयर एक्ट में देखा, अपन ने ये वाद कभी लिखवाया नहीं। और ऐसे वाद देखो बहुत संख्या में है आजकल, अब ऐसे पूछे जाते हैं। एक वाद फिर था कि भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की, ये सुभाष पालेसरकर का। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ध्वज सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना की बात करिए। नवीन जिंदल वाला वाद है, लोग ध्यान में रखें। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद, 3 नंबर ऑप्शन।
भारत के संविधान निम्नलिखित में से ग्रेच्युटी भुगतान, काम सहायता और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे कम की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक जो है वो यूपी का है, राजस्थान का हमने पढ़ा है कि 129 और सबसे कम जो है वो सिक्किम का है, केवल 7। तो राइट उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है ना। इस प्रकार से पॉलिटी के 25 प्रश्नों में मैं बताऊं कि जिसके भी अगर 25 में से 13-14 प्रश्न अगर हो रहे हैं कट पट के तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बाकी तो देखिए कि पेपर का जब लेवल अच्छा होगा तो आप मानिए यकीनन कि 60% से ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है। और पॉलिटी के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा कठिन है सभी में अगर बात करें तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का सॉल्यूशन। शिक्षा मनोविज्ञान के अगर मैं कहूं तो कुछ सवाल तो बहुत ही इजी दिए हैं और कुछ सवाल है जो आपके पढ़ने की क्षमता को देखना चाहते हैं कि सवाल वास्तव में आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और कुछ सवाल है वो थोड़े से डीपली दिए हैं, यानी तीनों का मिश्रित रूप है अगर मैं कहूं तो शिक्षा मनोविज्ञान में है। कैसे देखते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल, जीन प्याजे तो फेवरेट रहता ही है, 2-3 सवाल आते ही। देखो, जिसने सवाल को सही ढंग से पढ़ लिया, मैं हमेशा हर कक्षा में कहता हूं, पहले दिन से कहता हूं कि हर प्रश्न के अनुसार जवाब होता है और आप प्रश्न ढंग से पढ़ोगे तो सही जवाब दोगे, और रटा हुआ या समझा हुआ सीधा याद करके करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए, अब लैंग्वेज समझते हैं तो आपको उत्तर अपने आप मिलेगा। प्याजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आया कि भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझते हैं अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में भी गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं, यह अवस्था है। अब देखो, विकल्प देख लिए पहले, फिर कंफ्यूजन हो गया, लेकिन इस लाइन को अगर पढ़ते रहे तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये लाइन खुद कह रही है, देखो, भौतिक वास्तविकता के बिना यानी वास्तविक रूप पे सामने नहीं है, इसका मतलब मूर्त तो है ही नहीं सामने। भौतिक हम कहते हैं भौतिक जगत की जो चीजें हैं सामने हैं, इसका मतलब वह मूर्त अवस्था है, हमें दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति देखकर कह सकता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये चौड़ा है, जैसा भी हो, इसका मतलब वो मूर्त है। अब ये मूर्त से भी अबोव चला गया है, क्योंकि ये कह रहा है भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल वो संप्रत्यय को समझते हैं अपितु संभावनाओं और असंभावनाओं में गहन चिंतन कर रहे हैं। इसका मतलब परिकल्पनात्मक चिंतन वर्ड के रूप में है कि वो चिंतन कर रहे हैं समस्याओं के समाधान पर। यह अवस्था कौन सी है? अब आपके समझ में कई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सबसे टॉप अवस्था जो है, जिसको औपचारिक यानी फॉर्मल स्टेज जो हम कहते हैं, वो फॉर्मल स्टेज आ गई। अब जिसने इस वर्ड को, केवल इस वर्ड को समझा और ये लाइन नहीं समझी, वो चला गया दूसरी अवस्था में। क्यों? दूसरी अवस्था में अगर संप्रत्यय निर्माण की हम बात करें तो संप्रत्यय निर्माण करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ संप्रत्यय निर्माण नहीं पूछ रहा है। यहाँ इसने साफ लाइन दी है कि भौतिक वास्तविकता के बिना, सामने चीजें नहीं है, उसके बिना भी वो सोच सकता है। इसका मतलब अमूर्त चिंतन चला गया। और अमूर्त या औपचारिक अवस्था कौन सी है? ये तो प्रश्न अगर ढंग से लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कैरोल की एक परिभाषा के रूप में दिया है कि कैरोल के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए। अब ये कैरोल की परिभाषा हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आप इन विकल्पों को देखो तो थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि बेस्ट आंसर कौन सा है। देखिए, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, पॉजिटिव है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कंठस्थ करने से तो कुछ नहीं होगा। केवल शैक्षणिक, तो ये भी केवल आ गया, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये दोनों रहे। मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, उससे बेहतर ये है कि सबसे बेस्ट ये है कि छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर। और इसने अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में यही लाइन कही है। कैरोल ने ये कहा है कि स्कूल के अंतर्गत जो स्कूल लर्निंग के अंतर्गत सभी ऑल जो पक्ष है, सभी कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग यानी समझकर है वो इनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये परिभाषा दी है, इसलिए ये शब्द हो गया बिल्कुल सही। अगला, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति
जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान की नहीं कह रहा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा। वे थे थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, B.F. स्किनर या जॉन डेवी। ये सवाल थोड़ा सा गहरा सवाल है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ध्यान हमारा जाता है सीधा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, लेकिन यहाँ इसने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक नहीं पूछा है, पहली बात तो ये, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। इसमें मेन वर्ड क्या है, इसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान में आकार देने अग्रणी व्यक्ति। दो शब्द हमें मिल रहे हैं, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, दूसरा ये वर्ड मिल रहा है बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का तो हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन ये फिक्स है और कई बार शब्दों में एग्जाम में आ चुका है कि बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखने में जो योगदान देता है वो जॉन डेवी का रहता है, क्योंकि जॉन डेवी एक शिक्षा शास्त्री थे। ये हम अलग से सवाल भी पढ़ते हैं कि जॉन डेवी एक शिक्षा शास्त्री थे और सबसे पहले इन्होंने बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा कि एक सक्रिय, तो ये लाइन जो मेन बेस है वो बेस बनाती है कि इसका उत्तर जॉन डेवी है, वो सही है। बढ़ते हैं आगे। ये बढ़िया सवाल, विकास के पैटर्न को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है। मैं ये सवाल बिल्कुल तरीके से पढ़ रहा हूं, ऐसे अगर पढ़ के जवाब दिया है तो आपका उत्तर काफी उत्तर है वो बिल्कुल सही हो गए। सभी व्यक्ति समान, पहला उत्तर ही इसने देख लो कि विकास का पैटर्न होता है कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, तो पहला ही आपका वैसे जवाब मिल गया कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को मानते हैं, व्यक्तिगत समानता को नहीं मानते हैं। ये सीधा सा आपका वैसे ही उत्तर मिल गया। फिर भी आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हर संस्कृति जैसी होगी, जैसा परिवेश होगा वैसा उसका डेवलपमेंट होगा। विकास के प्रारंभिक आधार जटिल होते हैं, बिल्कुल। स्पेशल हमने लिखा है कि जो विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही बाद में होने वाले विकास को तय करती है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है, उत्तेजना है उसके अनुसार विकास आगे बढ़ता है। तो सीधा सा है कि सभी व्यक्ति जो समान नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी निर्मितवादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है पूछ रहा। चलो देखते हैं। रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, पहला ही आपके सामने आ गया कि यह शिक्षक केंद्रित नहीं है। किससे केंद्रित है? छात्र केंद्रित। इसका मतलब सीधा हमारा जवाब तो यही मिल गया हमें। रचनावाद पूर्व विद्यमान ज्ञान और अनुभव पर होता है, बिल्कुल। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य संप्रत्यय निर्माण और गहन बोध है, बिल्कुल है। सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है तथा छात्रों को क्रियान्वित करना होता है, तो बिल्कुल सही है। ये आ गया नहीं है, इसका मतलब शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, ये सही नहीं है क्योंकि यह चाइल्ड सेंटर है। छात्र खुद ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय होकर करता है। बढ़ते आगे। नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। यानी नैतिक विकास की बात कर रहा है और सीधा खुद कह रहा है कि परंपरागत नियमों को समझना, किसके अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, समाज के प्रति जो है वो सम्मान प्रकट करने, आदर प्रकट करने। अगर हम कोहलबर्ग की बात करें तो चौथे स्टेज और जो दूसरा स्तर है परंपरागत कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल इसका स्तर है। परंपरागत नियम तो परंपरागत तर्क अवधि है वो मानी जाएगी। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? तो अधिगम के जब स्तर पढ़ते हैं तो सबसे पहले निम्नतम स्तर पर कौन सा आता है? स्मृति स्तर। बट ने जो दिया हमने जोड़ा भी है कि स्मृति बट, तो प्रच्छा स्तर, चिंतन स्तर, अवबोध या स्मृति, तो सबसे निम्न स्तर का जो माना जाता है वो स्मृति स्तर माना जाता है। अगला भी अच्छा सवाल है। हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। यानी एक विषय जो है उस विषय के कुछ अवयव कुछ वो दूसरे विषय में आपके लिए मदद कर रहे हैं। सीखने के इस हस्तांतरण का सबसे अच्छी तरह के सिद्धांत में समझाया गया है। पर्णोद न्यूनता का सिद्धांत, ये तो चालक न्यूनता का सिद्धांत जिसको हम पुश थ्योरी कहते हैं, ये तो कहते हैं आगे धकेलना, पुश करना, जो मुख्य रूप से चालक या पर्णोदन ड्राइव को महत्वपूर्ण मानता है।
सामान्यीकरण का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, या समान अवयव या समरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, जो ये कहता है कि एक विषय में समान जो चीजें दिखेगी वो विषय ज्यादा स्थानांतरण अच्छी तरह से होगा। इसका मतलब यह समान अवयव या तत्वों का सिद्धांत कहलाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगतशील गुणों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि आलपोर्ट ने वैसे तो दो बताए हैं, सामान्यशील गुण और व्यक्तिगतशील गुण, उसमें व्यक्तिगतशील गुणों को महत्वपूर्ण माना है। और व्यक्तिगतशील गुण कितने दिए हैं? 3 शील गुण दिए हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? स्रोत, ये तो आ गया कैटिल का। केंद्रीय और सतही, सतह भी आ गया इसका। कार्डिनल, केंद्रीय और गौण, ये मुख्य रूप से 3 इसने माने हैं कि कार्डिनल है, सेंट्रल है और सेकेंडरी है। जो 3 मुख्य रूप से केंद्रीय, कार्डिनल और गौण, ये 3 मुख्य रूप से इसने शील गुणों के प्रकार माने हैं। सूची 1 परीक्षण है और सूची 2 मनोवैज्ञानिक है। 7 सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बढ़िया दिया सवाल, लेकिन सरल दिया, बहुत सरल है कि 16 पीएफ प्रश्नावली, सीधा आप इसी को अगर इंक्लूड कर दें तो कौन है? कैटल है। तो सीधा सा पहला ही आपका उत्तर मिल जाएगा, ये कैटल। फिर सीधा सा है शब्द साहचर्य परीक्षण, मुख्य रूप से आगे बढ़ाने का कार्य फ्राइड और जुंग का है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन व मुरे और बाल लियोपोल्ड बेलक। तो सीधा सा आपका ये उत्तर सही हो गया। प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। पहले तो क्या है? बहुत आक्रामक था और अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वो एक अच्छा मुक्केबाज बन जाता है। यानी पहले गलत था और अब सही बन रहा है। यानी व्यक्ति अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढाल देता है कि समाज जिन चीजों को कहता है गलत है उसे छोड़ देता है। इसका मतलब समाज द्वारा मान्य व्यवहार ही करना, उस व्यवहार के अनुसार अपने आप में सुधार कर लेना, क्या कहलाता है? उदातीकरण, सब्लिमेशन। उदातीकरण, उन्नयन हमने कहा है। तो ये क्या है? अपने व्यवहार गलत था उसको उसमें सही कर लेता। हमने एग्जाम भी लिखा था कि जो शक्तिशाली, बलशाली, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है वे अपने आप को नशा प्रवृत्ति और अपराध में न ले जाकर वापिस किस में आ जाते हैं? फौज में आ जाते हैं या किसी खेल से जुड़ जाते हैं, ताकि समाज के अकॉर्डिंग उनको अच्छा कहा जाए। वो अपने व्यवहार में क्या कर रहे हैं? उदातीकरण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि प्रतिमान बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये बिल्कुल सरल सवाल दिया है। 3 आयाम है मुख्य रूप से गिलफोर्ड, जो 3 डायमेंशनल है। विषय वस्तु, उत्पाद, सक्रिया है, और ये दक्षता है वो इसमें नहीं आता है। 3 ही आते हैं इसमें मुख्य रूप से। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थी उस समस्या के जवाब में विचार अपसारी, अप यानी ऊपर, ऊपर यानी सृजनात्मकता, यहाँ हमारा उत्तर मिल जाता है, से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रणोद करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई गई विशिष्ट प्रविधि को कहा जाता है। मैंने सबसे पहले लिखाया था सृजनात्मकशील या सृजनशील बालकों में कि सबसे अच्छी सृजनशीलता की जो विधि मानी जाती है वो मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, मस्तिष्क झंझावत विधि ओस्टबर्न द्वारा दी गई है। तो सीधा से अपसारी चिंतन आ गया, सृजनात्मकता आ गया, और इसमें विद्यार्थी जवाब देते हैं। इसका मतलब सबसे बेस्ट हो गया मस्तिष्क उद्वेलन विधि। जॉन डी मेयर और पीटर सेलोवी अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के निम्न में से कौन से क्षेत्र दिए थे? इनमें से कौन से दिए थे? मेयर और सेलोवी का जब आता है तो सबसे पहला फैक्ट यही आता है कि संवेगात्मक बुद्धि समप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो सेलोवी और मेयर। और प्रचलित करने के लिए मुख्य ध्यान में आता है डैनियल गोल्डमैन। तो इसमें देखते हैं, इसमें मेयर और सेलोवी का पूछा है। परानुभूति इसने नहीं बताया है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण बताया है, संवेगों को प्रबंधित करना बताया है, संवेगों को विचार प्रक्रिया में समन्वय करना बताया है, संवेगों को समझना बताया है, अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं बताया। इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया बी, सी, डी और ई। बी, सी, डी और ई 3 नंबर जो हमारा है वो सही है। मुख्य रूप से सेलोवी और मेयर ने इसने परानुभूति डैनियल गोल्डमैन ने बताया है। गोल्डमैन का जब हम पढ़ते हैं तो 3 जो है वो स्वयं पर केंद्रित होते हैं, 2 दूसरों पर, जिसमें परानुभूति और सामाजिक कौशल आते हैं। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। ये बढ़िया सवाल है। जिसने सही पढ़ा वो तो सही कर दिया, गलती कहां तक? यहां तक ही पढ़ा है
और सीधा उत्तर चला गया तो वो गलत हो गया। लेकिन ये लाइन यहाँ उसी सवाल को एंड नहीं करा, ये एंड कहाँ करा, यहाँ करा। देखो इनमें से कौन सा विकल्प सहायक नहीं है, यहाँ तो कह रहा है सहायक है और यहाँ पूछ रहा है सहायक नहीं है। जिसने यहां तक पढ़ा और उत्तर में चला गया उसको उत्तर आते हुए भी गलत कर दिया उसने, ठीक है। तो सहायक नहीं है, कौन सा नहीं पूछ रहा है। सीमाओं, नियमों और प्रतिबंधों के लिए उचित औचित्य स्थापित करना, ये तो सहायक है। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना, स्वीकार कर लेना और फिर उसे मान्यता देना। विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और उसे प्रोत्साहित करना, ये भी सहायक है। विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणाम के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, ये गलत है भाई। शिक्षक को आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। आप अगर सही ढंग से पढ़ोगे नहीं और सही ढंग से उत्तर गलत करके आओगे, अगर टीचर को कहोगे तो वो सही नहीं होगा, इसका मतलब सहायक नहीं है। लेकिन इसने यहां तक पढ़ा, वो इनमें से कोई न कोई करके आएगा, या तो ये करके आएगा या इनमें से ये करके आएगा। अब घर जाके देखेगा तब सोचेगा अरे मैंने ये नहीं पढ़ा ही नहीं, जबकि मैंने हर क्लास में कहा कि पूरा प्रश्न पहले पढ़ो, विकल्प मत देखो, प्रश्न एंड हो रहा है वहां तक उस सवाल को समझो और फिर आप उत्तर पे जाओ। बढ़ते हैं आगे। आंतरिक अभिप्रेरणा, ये सवाल थोड़ा सा डीपली पूछ लिया है, ये मैंने भी नहीं पढ़ाया उसमें अंदर, यानी हमने आंतरिक और बाह्य पढ़ा है, लेकिन इसने आंतरिक के भी अवयव जो माने गए हैं, घटक माने गए, उनमें से सवाल पूछ लिया है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है। ये इसने मैंने कहा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट यानी डीप चला गया है, क्योंकि यह दो हम मानते हैं कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। इसने आंतरिक अभिप्रेरणा के मुख्य 4 घटक मानते हैं, उन घटक में से सवाल पूछ लिया है। 4 घटक जो है निपुणता, स्वायत्तता, चुनौती और आनंद, ये 4 ही इसके घटक हैं और इनकी जो मीनिंग का अर्थ निकलता है वहां से इसने सवाल ले लिया है, ठीक है। तो निपुणता यानी जहां गर्व और सफलता की भावना होगी, वो वर्ड क्या आता है, वो आता है निपुणता, मास्टरी। तो मास्टरी में हमें क्या होगा, गर्व की अनुभूति होगी और गर्व के साथ हम अपने कार्य में सफल होंगे, सफलता की भावना आएगी, ये निपुणता। स्वायत्तता में आ जाता है खुद का, यानी खुद जब है उस कार्य में लग जाता है पूरी लगन के साथ और कार्य करता है। चुनौती में आया है कि मुख्य रूप से जब व्यक्ति उत्तेजित होता है, उत्तेजित होकर अपनी सामने आने वाली कठिन चुनौतियों का सामना करता है तो उसे चुनौती कहते हैं। और आनंद का मतलब है जो कोई टास्क यानी अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है और उससे खुशी महसूस करता है, उसे क्या वर्ड दिया गया, आनंद। यानी ये थोड़ा सा डीप सवाल है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो हो सकता है आप इस पे चले जाएं या इस पे चले जाएं, लेकिन ये घटक है तो आपका सही उत्तर ये होगा, जिसने निपुणता किया है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूछ रहा है और क्रियान्वयन में आपको सावधानी रखनी है, यानी बाकी विकल्प है उनमें सावधानी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक विकल्प इसमें ऐसा है जहां आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है कि मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कहीं, ये चीज कहना चाह रहा है सवाल। अब पढ़ते हैं। शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधि से लाभ नहीं मिलता, बिल्कुल ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है कि समान विधि सभी से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये भी कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। संपूर्ण कक्षा में समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, समान दक्षता आ जाएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, समान दक्षता तो आ ही नहीं सकती, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है, सावधानी यहां रखनी है। कक्षा मिश्रित क्षमताओं वाला समूह है, तद अनुसार शिक्षण योजना बनाना आवश्यक है। ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस कह रहा है कि मिश्रित है, सभी अलग अलग है, इसलिए आपको शिक्षण योजना बना के सभी के अनुसार शिक्षण प्रदान करना है। तो ये 3 पॉजिटिव जा रहे हैं, ये नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव में आपको सावधानी रखनी है कि समान दक्षता प्राप्त कर नहीं रहे, इसका मतलब आपकी विधि सही नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये विकल्प इसके अनुसार सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक या तकनीकें अपचारियों, कदाचारी बालक, अपराधी बालक सुधार के लिए उपयोग की जाती है? अपचारी मतलब जो कदाचारी बालक है, अपराधी बालक है, उन बालकों को सुधारने के लिए कौन सी विधियां हैं? मनोगतिक विधि यूज ली जाती है, संवर्धन पुनर्वास विधि ली जाती है, व्यवहारगत। संवर्धन विधि है वो किसके लिए है? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। संवर्धन में पिछला पेपर जो फर्स्ट था हमारा उसमें आया था त्वरण संवर्धन विधि, संवर्धन किसमें ज्यादा नॉलेज देने के लिए, वो प्रतिभाशाली, तो ये डायरेक्ट आ गया, ये प्रतिभाशाली के लिए, बाकी तीनों इससे रिलेटेड है। तो कौन सा जवाब हो गया? ए, सी और डी, ए, सी और डी, ये सही जवाब।
फिर आता है संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनर्संरचित करना जैसी प्रक्रियाओं में अभिक्षमता के किन घटकों का वर्गीकृत किया जाता है। देखो, प्रतीक ले रहा है, विचार ले रहा है, और बात किसकी कर रहा है, अभिक्षमता की बात कर रहा है। अभिक्षमता में ये प्रक्रियाएं कौन सी होगी, तो इसमें बौद्धिक घटक, मेटा घटक, संवेदी घटक या मनोगत्यात्मक घटक। तो ये जो विचार है, प्रतीक है, ये सभी है, ये मुख्य रूप से इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक घटक के अंतर्गत आता है कि विभिन्न प्रकार के जो तर्क वितर्क करना, विचार करना, प्रतीक करना, ये सारी जो चीजें हैं वो बौद्धिक घटक के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। रुचि के अनुसार कार्य करने में लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलती है, ठीक है। ये रुचियां स्थिर व स्थायी नहीं होती, ये भी ठीक है। रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्जित किया जा सकता है। रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति है, ये भी सही है। तो आपका ये गलत हो गया कि इसको अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्जित किया जा सकता है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।